गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो का बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, ऑडियो का इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फॉर अ चेंज आज आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर की क्लास है। आपकी वीक में एक बार क्लास होनी होती है, लास्ट वीक में नहीं हो पाई थी, तो अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए आज हम फिर से नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू कवर करंट अफेयर ऑफ जुलाई मंथ। सो बेसिकली हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, तब तक आप इतना इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही। Am I audible to you all or not? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताते रहिएगा। रिस्पॉन्स दीजिए कमेंट सेक्शन में, तभी आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे, आगे मूव कर पाएंगे। ओके जी, ऑडिबल है, मुझे गो थ्रू मिल गया है गोचम जी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है पवन कंबोज। मैंने यूजीसी नेट के हिस्ट्री में मैं इन्वायरमेंट की क्लासेस, हिस्ट्री की क्लासेस एंड नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ। नॉर्थ ईस्ट पीएससी का कोई भी कोर्स आप लोग खरीदना चाहे तो दिस इज द नंबर, एंड मेरे से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको पूछना हो तो ये मेरा नंबर। सो देखिए, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला टॉपिक है, अगर हम जीएस की बात करें, जीके की बात करें, तो वो अरुणाचल जीके ही है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो हम इस सीरीज में उसी के ऊपर ज्यादा इंपेटस देते हैं। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस 10 से 20% ज्यादा बढ़ जाते हैं। 10 से 20% ज्यादा पड़ जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर नंबर 14, 15, ये लेक्चर नंबर 16 है इस सीरीज का, तो यानी इसके पहले के लेक्चर नंबर 15 है आप लोगों के पास, जिसको आप देख सकते हैं। हम लोगों ने ये सीरीज मई से स्टार्ट की है, तो आपको मई, जून एंड अब हम हमारा ये जुलाई का करंट अफेयर्स चल रहा है। अरुणाचल के ज्यादातर पोर्शन में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों ने सुना, आप लोगों के साथ जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे आप लोगों को। क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट अरुणाचल में? जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेपल्ड वीजा का इशू, मैंने बताया था कंजक्टिवाइटिस, गुलाबी आंखों के बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में बात की थी। उसका नाम अब अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो चुका है, जो पहले कुछ और था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने और सेला एंड नूरा की भी बात की थी, मैंने सेला एंड नूरा की कहानी आपको पूरा बताई थी। गुड इवनिंग वासे जी। तो ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर्स में। सेला एंड नूरा के अलावा मैंने आपको जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल की भी पूरी कहानी डिटेल में बताई थी। पूरा उनका लव स्टोरी का क्या एंगल था, सब कुछ मैं बता चुका हूं। तो आज के सेशन में क्या हमने पढ़ना है? आज के सेशन में हम बाकी स्टेट्स की इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। उससे पहले दो शॉर्ट स्टोरीज बच गई थी, शॉर्ट न्यूज बच गई थी। एक ये है कि जो मेचुका टाउन है, मेचुका जिसको आप लोग सब जानते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई इशू हो तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार ताशी जी। तो ये मेचुका जो टाउन है, इसको पहली बार 4G कनेक्शन मिला है। आप सबको पता है इंटरनेट का एक प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हम लोग भी फेस करते हैं, आप लोग भी फेस करते हैं। खासकर पढ़ाई के टाइम पीरियड में कई बार कनेक्शन ही नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि जो बात मैंने आज बोली है वो बात आपके पास कल पहुंची है, क्योंकि नेटवर्क में इतना इशू है।
जी हाँ, लगभग नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर का ये क्लास 15 दिन के आसपास होगा कि मैंने आज आपको हेलो भेजा, आप 3 दिन बाद रिप्लाई कर पा रहे हैं कि हेलो सर, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। तो नेटवर्क एक प्रॉब्लम है। मेचुका जो आप लोगों ने बताया टूरिस्ट प्लेस है अरुणाचल का, वो मुझे पता है, मैंने देखा है, कुछ फोटोज देखी अपने स्टूडेंट्स की, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा देखने में आया है। कभी मौका मिला तो विजिट जरूर करेंगे। तो ये शी योमी डिस्ट्रिक्ट में ये तीसरा ऐसी जगह है, पहले तातो हेडक्वार्टर है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और एडीसी हेडक्वार्टर मोनीगोंग में आपको इससे पहले 4G कनेक्शन देखने को मिल चुका है। एक चीज याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट्स, आप लोग अगर अभी 17 डेट को एग्जाम देने वाले हैं तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी कब फॉर्म हुई, एक सवाल यहां से जरूर एक्सपेक्ट करिएगा। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर क्या क्या है, कौन कौन से प्लेस है, ये आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है हर एक एग्जाम में, मैं पीवाईक्यू जब एनालिसिस कर रहा हूं तो डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन से लेके कौन से साल में फॉर्मेशन हुआ, कौन सा हेडक्वार्टर था, कौन से डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट करके नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, ऐसा कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो फिर ये आप लोगों की समझदारी पे डिपेंड करता है कि ऐसा टॉपिक को रेडी करके जाए। अगर ये ऐसा ट्रेंड रिपीट होता है तो आपके 2 मार्क्स पक्के। और 2 मार्क्स की वैल्यू तुम क्या जानो रमेश बाबू, आप सबको पता है 2 मार्क्स की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो 2 मार्क्स की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए। 2-2 मार्क्स करके ही स्कोर पहुंचेगा 260 प्लस, और फिर महीने की सैलरी आएगी 40,000 50,000 एंड ऐशी ऐस, मजा ही मजा। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और शॉर्ट स्टोरी है, लास्ट स्टोरी है, जिसके बाद हम मणिपुर की बात करेंगे। इन्होंने शॉर्ट फायरिंग रेंज स्टैब्लिश की है पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट में, फायरिंग और आर्टिलरी की प्रैक्टिस के लिए, सोल्जर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस के लिए एक शॉर्ट फायरिंग रेंज स्टैब्लिश की गई है। इसकी लोकेशन क्या है, आरटीसी कैंपस यानी 10th बटालियन आईटीबीपी किमिन में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट फायरिंग रेंज कहां पे सेटअप किया गया है। तो आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, और आपको पता है अरुणाचल जीके में बहुत फैक्चुअल सवाल पूछता है। सो आप लोगों को, अगर मैं अभी भी टाइम है, आप लोग किस तरीके से अरुणाचल जीके को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ सकते हैं, करंट अफेयर्स को हम कवर करने की कोशिश करते ही करते हैं। कुछ ना कुछ अरुणाचल हिस्ट्री में भी स्टैटिक पार्ट आता है, तो स्टैटिक पार्ट आपके कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, कोई मॉन्यूमेंट्स इनके अराउंड जरूर आएंगे, कोई ना कोई मॉन्यूमेंट जरूर पूछ लिया जाएगा, कोई वॉर मेमोरियल पूछ लिया जाएगा। और सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सी बिल्डिंग कहां से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कौन सा लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो आपको ये इस तरीके से तैयारी करनी है, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने बेसिक चीजों पे भी कवर कर लिया और अरुणाचल जीके को कवर कर लिया, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पढ़ने को पूरा दुनिया भर की नॉलेज है, पर वो चीजें सबसे पहले पढ़िए जिनके चांसेस ज्यादा है, उनको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। बेसिक्स को कभी भी स्किप करके कभी सक्सेस नहीं मिलती। अब हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर न्यूज में है, बहुत टाइम से न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, आप लोग बताएंगे मणिपुर क्यों है न्यूज में? डेविड जी, क्लास हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, ओपन टू ऑल है। क्लास को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करिए। आप क्लास से कितना ले सकते हैं, कितना आप उससे सीख सकते हैं, इस पे कोशिश करिए। प्लेटफॉर्म्स और ये सारी ना, ये सब ना ट्रिवियल चीजें हैं, इनसे उतना मैटर नहीं करता, ट्रस्ट भी नहीं करता। जी हाँ, कम्युनिटी क्लैश हो रहा है, यस, और लगातार हो रहा है। इसलिए आप लोगों को यहां से सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल बन सकते हैं? कैपिटल आपको पता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कैपिटल क्या है मणिपुर की?
इम्फाल है, लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल है, यानी सिंगल हाउस है, बाई कैमरल नहीं है। टोटल सीट्स कितनी है? 60 सीट्स है। मणिपुर में टोटल असेंबली की 60 सीट्स है। जी हाँ, ये जुलाई है, इसके बाद हम अगस्त को भी कवर करेंगे। अब थोड़ा सा 1-2 लेक्चर्स में और आपका जुलाई फिनिश हो जाएगा। अब आपकी क्लासेस करंट अफेयर्स की थोड़ी बढ़ा देंगे, एग्जाम से पहले तक आपका इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। टोटल सीट 60 है। अभी वहां पे गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर का नाम तो आप सबको पता ही होगा, बड़े ऑब्वियस रीजंस की वजह से आप लोगों ने नाम उनका बार बार सुना है। मुख्यमंत्री साहब का नाम है एन बीरेन सिंह। गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। लोकसभा एंड राज्यसभा वैसा ही है जैसा अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा एंड 1 राज्यसभा। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है, 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा। हाई कोर्ट कौन सा है? मणिपुर हाई कोर्ट है। लिटरेसी रेशियो 76.94 है और सेक्स रेशियो 985/1000, यानी 1000 मेल्स के ऊपर 985 फीमेल्स। तो कंपैरेटिवली नेशनल एवरेज से बेटर एवरेज है। उसके अलावा स्टेट प्लांट क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, ये सारी चीजें भी मणिपुर के बारे में पढ़ के रखिएगा। कोई भरोसा नहीं कि एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, क्योंकि ये बार बार न्यूज में रहा है, लगातार न्यूज में रहा है। क्लियर है ये? यस और नो? क्लियर है जी? यस और नो? ये भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर एज अ स्टेट कब बना। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मणिपुर स्टेट कब बना? वो कौन सा साल था जब मणिपुर स्टेट बना? वो कौन सा साल था जब मणिपुर स्टेट बना और वो कौन सा एक्ट था? वो कौन सा एक्ट था? (1982) है, 1987 है। आप लोग, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इतना इस लेवल पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा एक्ट था, इस लेवल पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1972, 1987 अलग अलग मेरे पास आ गए इंफॉर्मेशन। 1972 नो आइडिया? आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो 1972। और ये याद रखिएगा कि जो एक्ट था उसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या था एक्ट का नाम? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। इसी से अरुणाचल प्रदेश यूटी बना था, ये याद रखिएगा। मणिपुर एज अ यूटी बना था 1956 में, स्टेट बना 1972 में। उससे पहले ये मणिपुर किंगडम था। यस, बिल्कुल परफेक्ट अनानासु जी। तो 1987 गलत है जो आप लोग बता रहे थे। 1987 में दूसरा स्टेट बना है, अरुणाचल प्रदेश के साथ कोई दूसरा स्टेट बना है। वो कौन सा स्टेट है? ये बेसिक सी चीजें आपको। 1987 में जो आप कह रहे हैं वो मिजोरम बना है। 20 फेब 1987 को मिजोरम बना है, ना कि यस। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए।
सिक्किम तो 1975-76 के आसपास का। ये मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को पुराने लेक्चर्स में दी हुई है। ये बेसिक फैक्ट्स है, यहां से एक आधा सवाल बन जाएगा। अब बात करते हैं जुजबा इम्फाल रेलवे लाइन की। जिन लोगों के पास वो स्लाइड नहीं है जिसमें मैंने सारी स्टेट्स के नाम लिखे थे, सारी चीजों के नाम लिखे थे, वो प्लीज चेक कर लीजिएगा। आई गेस मई या जून के करंट अफेयर्स की जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें मैंने सारी डिटेल इन टेबलर फॉर्म आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है। आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए। वो स्टैटिक डाटा है, वो बदलता नहीं है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी आई गेस मई या जून के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ दी है उसमें दिया है ऑलरेडी ये। सो अब हम बात करने वाले हैं जुजबा इम्फाल रेलवे लाइन की। और ये जुजबा इम्फाल रेलवे लाइन कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेगी बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर। थैंक यू ताकुक जी। यू कैन वॉच आवर कंटेंट ऑन आवर चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे और बाकी कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लेंथ है 140 किलोमीटर। तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे की कहने के अकॉर्डिंग है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो जुजबा इम्फाल रेलवे लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा रेलवे ट्रैफिक को, पैसेंजर्स को भी मदद करेगा, फ्लाइट सर्विसेज को भी मदद करेगा। आपको पता है नई गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और बहुत सारे अलग अलग रेलवे लाइंस बन रही हैं। तो जुजवा इम्फाल रेलवे लाइन के अलावा दीमापुर कोहिमा रेलवे लाइन भी बन रही है। जिरीबम इम्फाल न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो ये अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि मणिपुर के इलाके से स्टार्ट होते हुए अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। तो ये जो दीमापुर है ये आसाम को और जुजबा को कनेक्ट करता है। जिरीबम इम्फाल न्यू रेलवे प्रोजेक्ट ये इम्फाल को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करेगा और ये इंडियन म्यांमार बॉर्डर तक जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, यहां से एमसीक्यू बन जाते हैं। अब बात करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है ऑन मणिपुर। अब मणिपुर पे यूरोपियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन पास करने के अलग अलग ओपिनियन थे। ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन वाला इशू है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये उनका इंटरनल मैटर है और यूरोपियन पार्लियामेंट को अपने अंदर की लड़ाई को देखना चाहिए। जो उनके यहाँ फ्रांस में इशू हो रहा है, जर्मनी में इशू है, उनको वो रिजॉल्व करना चाहिए रादर देन किसी और कंट्री के इंटरनल मैटर पे बोलने से। ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड था। इंडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ब्रुसेल्स का कोई लेना देना ही नहीं है, ना यूरोप में मणिपुर आता। ये सारी स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट और दिल्ली की तरफ से दी गई। ईयू ने जो अपना रेजोल्यूशन पास किया उसमें उसने मेंशन किया था कि कैसे आफ्ता का इस्तेमाल किया गया है, कैसे इंटरनेट शटडाउन किया गया है और बोला गया है कि इसको रिपील कर देना चाहिए। ईयू ने ये रेजोल्यूशन पास किया है, यूरोपियन यूनियन ने। अब ये सब्जेक्टिव इशू है। इंडिया ये कहता है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि आज भी आप हम पे रूल चलाने की बात कर रहे हैं। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सोवरेन कंट्री है जो अपने फैसले खुद ले सकता है। कौन से इंडिया की फुल फॉर्म पूछ रहा था? डेमोक्रेटिक अलायंस वाला जो नया अलायंस है। दूसरा, आप लोगों ने लोकतक वेटलैंड का नाम सुना है? लोकतक वेटलैंड का नाम सुना है? वेटलैंड के साथ एसोसिएटेड कौन सा कन्वेंशन है ये बताइए पहले। वेटलैंड के साथ एसोसिएटेड कौन सा कन्वेंशन है?
उस इंटरनेशनल कन्वेंशन का नाम क्या है और इंडिया में कितनी वेटलैंड साइट्स है? जब तक आप इस तरीके से चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। वेटलैंड से एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो ईरान के एक फेमस शहर में साइन किया गया था और उस कन्वेंशन का नाम भी वही है। रामसार कन्वेंशन ऑफ 1971। ईरान का शहर है रामसार जहां पे ये साइन हुआ था और इंडिया में अब लगभग 75 रामसार साइट्स है। कितनी? 75 साइट्स है। तो ये वेटलैंड के कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेटलैंड्स को बचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सोर्स है लिविंग्स के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के। तो टोटल कितने? 75 से ज्यादा साइट, 75 के अराउंड साइट्स है। ठीक है, तो ऐसा ही एक वेटलैंड है आपका, कौन सा? एक वेटलैंड है आपका लोकतक, जो कि आपको कहां देखने को मिलता है? जो देखने को मिलता है आपको मणिपुर के इलाके में। उसको बचाने की बात की गई है, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी इतना? कितनी वेटलैंड साइट से? 75 है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेंगी? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं आप लोग बताएंगे? कितनी वेटलैंड साइट है अरुणाचल प्रदेश में? 75 पूरे इंडिया में, जिसमें से 14 तमिलनाडु में है, 10 उत्तर प्रदेश में। अरुणाचल में कितनी है? अरुणाचल में है 0। मणिपुर में एक है जिसका नाम है लोकतक, मिजोरम में एक है जिसका नाम है पाला वेटलैंड। तो ये पता होना चाहिए। नागालैंड में कितनी है? नागालैंड में कितने? नागालैंड में भी 0 है, सिक्किम में भी 0 है। और कहां कहां है आपको देखने को मिलेंगे? मणिपुर में, मिजोरम में देखने को मिलेंगे। कितने कितने? एक एक। असम में कितना है? एक। सो असम में एक है, अरुणाचल में 0 है, मणिपुर और मिजोरम में एक एक है। बस इस तरीके से ही आपको याद रखना है। अब अगली बात करते हैं हम लोग मिजोरम के बारे में। अभी मिजोरम की ही बात कर रहे थे, तो मिजोरम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर ली जाए। देखिए, आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट की अपने आप में एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बॉर्डर इश्यूज। डेविड जी, वेटलैंड का मतलब है वेट प्लस लैंड, मतलब वो एरिया जो थोड़ा सा पानी के अंदर सबमर्ज रहता है, जिसको आप स्वाम्प कह सकते हैं, जिसको मैशेस कह सकते हैं, जिसको आप दलदल कहते हैं ना, सॉर्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ लैंड जो पानी के अंदर सबमर्ज रहती है, उसको कहते हैं वेटलैंड। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है कि जैसे ही वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब बायोलॉजिकली कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो जो दलदल है ना पानी के अंदर में सबमर्ज्ड वेटलैंड, समझ रहे हैं, स्वाम्प, लगून, ये सब उसमें आता है। तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है जो रेन वाटर को रिस्टोर करता है। इसकी अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है।
और अगर वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसको मार्शेस कहते हैं, स्वैम्प कहते हैं, दलदल वाला इलाका, एस्चुरीज वाला, बॉग वाला इलाका, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस है। कभी आप देखिएगा एक मिट्टी पे लगातार पानी बना रहता है, तालाब के आसपास का इलाका आप समझ लीजिए, तो दलदल जैसा नहीं हो जाता है। दलदल जिसमें आप अंदर ड्राउन कर जाते हैं, वो नदी नहीं है, उसमें मिट्टी है पर पानी की वजह से उसका वैसा स्ट्रक्चर हो गया है। शैलो लेक एंड पॉन्ड भी आपका वेटलैंड का ही एग्जाम्पल होता है। तो वेटलैंड मतलब वेट लैंड, बड़ा सिंपल तरीका है। दो इट में साउंड फनी बट यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। वेटलैंड मीन्स वेटलैंड। एम आई साउंडिंग लाइक कि राजू तुम्हारा नाम क्या है, तो राजू का नाम राजू है, तो वेटलैंड मतलब वेटलैंड। सो मिजोरम में अभी आप लोगों को लास्ट पॉइंट ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ी रियलिटी आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की है, वो है स्टेट्स का बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या है स्टेट का बॉर्डर डिस्प्यूट? एक बहुत बड़ा इशू है। सो आप देखेंगे असम मेघालय के बीच में हर एक जगह स्टेट का कोई ना कोई इशू है। मिजोरम और असम का भी एक स्टेट इशू है। मिजोरम ये कहता है कि 62 विलेजेस जो असम के इलाके में है वो मिजोरम को बिलोंग करते हैं। अब उनका ये क्लेम किस बात पे है? ये क्लेम इस बात पे है कि जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया था 1875 में, उस रेगुलेशन के हिसाब से ये सारे विलेजेस उस टाइम पे मिजोरम के कंट्रोल में थे। लेकिन असम कहता है कि उसके कुछ टाइम बाद 1933 में जब सर्वे ऑफ इंडिया मैप आया तो वो ये सारे विलेजेस तब से असम के एरिया में है। तीन ऐसी डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की जो असम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें आइजोल है, कोलासिब एंड मामित है। तो ये दोनों के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट है। मिजोरम ये कहता है कि 1875 के मैप में ये सारा इलाका हमारे पास था। असम कहता है कि 1933 के सर्वे में ये इलाका हमारे पास था, इसलिए यह इलाका हमारे पास होना चाहिए। असम की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम है काचर, हाइलाकांडी और करीमगंज। तो जब भी कोई भी इंटर स्टेट बॉर्डर इशू होता है तो इंटर स्टेट बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिस्टर लेवल टॉक करना पड़ता है, अलग अलग कमिटीज बनानी पड़ती हैं, अलग अलग आपको ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़ते हैं, अलग लेवल पे इनकी फंक्शनिंग होती है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट मैटर होता है तो इसके फैसले अलग अलग तरीके से ही लिए जाते हैं। सो लास्ट मिनिस्टर लेवल टॉक कब हुई थी? गुवाहाटी में हुई थी। और यही इशू आपको देखने को मिलेगा असम मेघालय के बीच में, और बहुत सारे स्टेट्स में भी आपको पता है बॉर्डर का डिस्प्यूट है। अब हम बात करते हैं मिजोरम के एक प्लेयर है जिनका नाम है लालिंजुला सांगते, आप लोग शायद जानते होंगे। इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर चूज किया है। इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर चूज किया है फॉर द ईयर 2022-2023। इन्होंने हीरो आईएसएल में दिल्ली डायनामोज और चेन्नईयन एफसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप में से जो लोग फुटबॉल देखते होंगे आप लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं इनके बारे में, या हीरो आईएसएल को कितने लोग फॉलो करते हैं? तो यहां पे ये इंडिविजुअल के नाम के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। आप हमेशा ये याद रखिएगा, मैं जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको डिटेल में देता हूं ये आपकी ब्रॉडर नॉलेज बढ़ाने के लिए देता हूं। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 23 जून 1937 को बना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, मेंबरशिप 38। फीफा एफिलिएशन 1948 से। उसके अलावा
ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का मेंबर बन गया, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का भी ये मेंबर है। इसके प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे और वाइस प्रेसिडेंट है नलपत अहमद हैरिस। तो जो भी फुटबॉल की नेशनल गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये फीफा की मेंबर है, ये एएफसी की भी मेंबर है और ये एसएएफएफ की भी मेंबर है। यही फुटसॉल और बीच सॉकर को भी मैनेज करती है इंडिया के अंदर। ये एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के साथ। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के साथ। इतना क्लियर है? यस और नो बताएं। इतना क्लियर है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, मैंने एक फेडरेशन के बारे में आपको बैकग्राउंड दे दिया है, कब फॉर्मेशन हुआ, कब क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं इसी तरीके से न्यूज आर्टिकल को कनेक्ट करता हूं ताकि आपको जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी पता चलता रहे। क्योंकि हो सकता है कि वो सांगते जी के बारे में सवाल ना पूछे लेकिन ये पूछ ले कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बनी थी। ओके, डेविड जी कह रहे हैं बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, तो डेविड जी की बात हम लोग मान लेते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और नॉर्मली भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह के इलाके में हमारा हाथ तंग है। नॉलेज बहुत है, पढ़ा बहुत है, पर वैसे फॉलो कम ही किया मैंने स्पोर्ट्स को। बैडमिंटन आई लाइक और बाकी सारे अलग अलग जो ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ की स्पोर्ट्स होते हैं वो ज्यादा पसंद है। अब बात करते हैं एक नए बिल की जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। आप लोग इसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक बार चंद्रयान के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग एक बार चंद्रयान के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। एक बार G20 के बारे में मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है क्वेश्चन बन जाए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर क्वेश्चन एट द एंड 50 ही आने, 50 ही क्वेश्चन आने। उसमें से कुछ बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के देता है ताकि कोई भी कैंडिडेट 50 में से 50 क्वेश्चन करेक्ट मार्क ना कर पाए। इसीलिए आप ये फोकस करिए कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आप कोई स्किप ना करें। जैसे नई पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, G20 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ, फॉर्मेशन, देश कौन कौन से हैं, इस बार कौन प्रेसिडेंट, अगली बार कौन प्रेसिडेंट रहेगा, चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान फर्स्ट कब गया, सेकंड कब गया, सेकंड तो आपको पता है फेल हो गया था, थर्ड कब गया, कहां गया है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सवाल बनेगा। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं कि जैसे पार्लियामेंट तुरंत तुरंत आया है तो पार्लियामेंट के बारे में तब सवाल नहीं पूछेंगे, पार्लियामेंट के बारे में 6 महीने बाद के पेपर में सवाल पूछेंगे। एग्जामिनर आप लोगों से खेलता है। तो कुछ ही नहीं आया लेकिन पढ़ के तो जाना पड़ेगा। मैंने बताया ना, हम लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस दिन हमारा प्रिडिक्शन सही बैठ गया उस दिन हमारे बल्ले बल्ले भी हो जाएंगे। जब आप लोग तैयारी करते हैं तो एक चीज ये याद रखा करिए, क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांटी। एक क्वेश्चन वो होता है जो इजी होता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर कोई करेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एक वो क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कहते हैं एवरेज क्वेश्चन, जिसको लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन है तो 30 के क्वेश्चन अराउंड आपके इजी होंगे, देन 10 to 15 लगभग 15 क्वेश्चन के अराउंड आपके एवरेज होंगे। ये वही कैंडिडेट या वही एस्पिरेंट कर पाएंगे जो लगातार पढ़ रहे होंगे। और बचे हुए 5 क्वेश्चन वो टफ होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे कि अकबर की जो बिल्ली थी, बिल्ली के जो चाचा थे, चाचा के जो ताऊ थे, उनके बालों का रंग क्या था। अकबर की बिल्ली के चाचा के ताऊ का रंग क्या था। या पूछ लेंगे कुछ ऐसा स्पेसिफिक फैक्ट जो आपको
गूगल पे भी नहीं मिलेगा। वो तभी मिलता है जब उसके बारे में स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो ये 5 क्वेश्चन जो टफ होते हैं, आपको इसके बारे में कम सोचना होता है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं आते होते। ये 99% बच्चों को नहीं आएंगे। आपको ये इंश्योर करना होता है कि 45 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस करेक्ट कर दें। बचे हुए 5 में तो तुक्का मारना ही मारना है। 1-2 करेक्ट हो गए तो बल्ले बल्ले वो हो ही जाते हैं 1-2 करेक्ट। तो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा टफ चीजें पढ़ने की जगह फोकस इस बात पे करिए कि इजी और जो एवरेज क्वेश्चन आने वाले हैं वो गलत ना हो आपकी। तो इजी एंड एवरेज क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको बेसिक्स पे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दिया है जी, एग्जाम्पल दिया है। अकबर के पास बिल्ली था या नहीं था, इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं। तो ये 45 क्वेश्चंस में ही आपको एक्चुअली में सारी प्रेशर, सारा ताकत लगाना है। चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। उसका एक अमेंडमेंट आया है जी। अभी के सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, तो उसका एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की। ये 1980 वाले के जो बिल का अमेंडमेंट है, ये 2023 में आया है, लोकसभा से पास हो गया है। और इसमें ये बोला गया है, जो पुराने एक्ट है उसमें एक प्रेम्बल को ऐड कर दिया गया है। इसका नाम अब हिंदी में कर दिया गया। हिंदी में एक नाम क्या है? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। इसका नाम क्या बदल दिया गया? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। टू मच ऑफ हिंदी, पर नाम बदल दिया गया। अब इस एक्ट को, पहले ये सिर्फ फॉरेस्ट लैंड पे ही अप्लाई होता था, अब ये उन सारी जगह पे अप्लाई होगा जो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, पर जहां पे कुछ पेड़ पौधे हैं उसको भी अब फॉरेस्ट मान लिया जाएगा। इस एक्ट को लाने की वजह यह है कि सरकार चाहती है कि जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, जो प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड है, प्लांटेशन है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। ये फॉरेस्ट एक्ट एक्चुअली में थोड़ा सा लीनियंसी देता है एफॉरेस्टेशन टारगेट्स को लेके। जैसे नॉर्मली क्या होता था, जो फॉरेस्ट के आसपास का रिजर्व्ड एरिया था वहां पे कोई भी डेवलपमेंट अलाउड नहीं था। अब थोड़ी लीनियंसी दी गई है कि अगर कोई सड़क बनानी है, कोई लोग घर पे रहते हैं, आसपास जंगल है उनके, तो वो लोग घर बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते। मान लीजिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सड़क बनानी है, तो आर्मी और पुलिस सड़क बना सकती है, यानी थोड़ी लीनियंसी, थोड़े एग्जेम्पशन दिए गए। उसके अलावा थोड़ा फॉरेस्टेशन को इंप्रूव करने के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जंगल काटने पड़े तो उसको काटने को अलाउ कर दिया गया। उसमें कोई भी प्रोविजन अब आड़े नहीं आएगा, पहले आते थे कुछ प्रोविजंस। तो लेकिन इसमें इश्यू क्या है? इसमें तो कोई इश्यू होने वाली बात नहीं है। इश्यू इस बात पे है, इसका कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है, एक तो इसका नाम जो है हिंदी में कर दिया गया। सबसे पहला कंसर्न ये है, साउथ के स्टेट कह रहे कि नॉन इंक्लूसिव बात है, यानी हिंदी साउथ के स्टेट इंग्लिश लैंग्वेज है या उनकी लोकल लैंग्वेज है। या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी इलाके हैं, जहां पे हिंदी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदी सिर्फ एक समझने लायक आता है, बाकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, और लोकल लैंग्वेज होने में कोई बुराई भी नहीं है। इसीलिए स्टेट्स की तरफ से ये रिएक्शन आया कि आपने इसका नाम हिंदी में कर दिया है। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास प्रोजेक्ट है, वहां पे जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं वो ये शोकेस करते हैं कि अब हिमालय का जो बॉर्डर है, चाइना के आसपास का बॉर्डर,
वहां पे बड़े स्केल पे डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। दूसरा, उस एरिया में रहने वाले इंडिजिनियस कम्युनिटीज का यह कहना है कि अब हमको हमारे बॉर्डर से एक तरीके से हमारे जो राइट्स थे वो छीने जा सकते हैं। उनका ये उन्होंने एलेज किया है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर के आसपास कोई भी जंगल वाली पावर दे देते हैं, अथॉरिटीज को दे देते हैं, तो आपको पता है उस इलाके में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है, बहुत सारी ट्राइब्स रहती है। तो उन ट्राइब्स का ये एलिगेशन है, ये एलेज किया है उन्होंने, बहुत सारे इंडिजिनियस कम्युनिटीज की तरफ से आया कि आप हमारे फॉरेस्ट राइट को ब्रीच कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे प्रोविजंस भी है जो बायोडाइवर्सिटी को खतरनाक तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं और वेदर इवेंट को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये बोला है कि जंगल वही है जो 1980 पहले से जंगल थे, उसके बाद वाले जंगल नहीं है, यानी बहुत सारे एरिया को जंगल की डेफिनेशन से एक्सक्लूड भी कर दिया गया। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ये फॉरेस्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा माना जाता है कि सेंटर प्लस स्टेट मिल के फैसले करते हैं। दो वो अलग बात है कि अगर सेंटर कोई बिल पास करे तो स्टेट उसको चेंज नहीं कर सकता, पर स्टेट्स का कहना है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट का इशू है, तो इसमें दोनों को मिलकर काम करना चाहिए था। तो ये जो प्रपोजल्स है ये कहीं ना कहीं बैलेंस टिल्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है जी, तो ये अलग अलग इश्यूज है। अगर आपको ये लेक्चर अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप लोगों के एग्जाम के बीच में हार्डली 20 डेज बचे। मेरी आप लोगों से सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो मुझे विनती नहीं करनी चाहिए थी, एज अ टीचर आप लोगों को ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग रिवाइज नहीं करते। मैं आप लोगों को जब से मैं पढ़ाता हूं तब से पहले दिन से बता के थक गया हूं, कितना भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, स्टैटिक पोर्शन तो आएगा ही आएगा ना, उसका तो रिवीजन करना ही करना पड़ेगा ना। वो पूछ लेंगे ना चांद का नाम क्या है, पूछ लेंगे ना बड़े प्लेनेट का नाम क्या है, पूछ लेंगे ना पहला स्पीकर कौन था, पहला चीफ मिनिस्टर कौन था, पूछ लेंगे। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। 20 दिन बचे हैं, अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, मैथ के लिए डिवाइड कर लीजिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, और जीके में भी दोनों टाइप के टॉपिक, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। स्टैटिक पे भी ज्यादा फोकस। तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज बात करते हैं। असम राइफल, असम राइफल के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं। ये सेंट्रल पुलिस फोर्स में सबसे पुरानी सेंट्रल पुलिस फोर्स है, और ये आपको पता, ये न्यूज में भी है, ये नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर के एरिया में और बाकी सारी पुलिसिंग का काम असम राइफल करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया, एक छोटी सी न्यूज है, कि ये 30 स्टूडेंट्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाएंगे, कोचिंग करवाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल है वीके नाम्बियार, उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रॉपर एक प्रोविजन किया जाएगा। उसके अलावा असम राइफल और मिजोरम एक्साइज एंड नारकोटिक डिपार्टमेंट ने बहुत सारा ड्रग्स पकड़ाई जी। मैथमपेटामाइन के टैबलेट हैं कितने, इमेजिन करिएगा, मैं नंबर बोलने वाला हूं। मिजोरम एक्साइज एंड नारकोटिक डिपार्टमेंट और असम राइफल ने मिलके 55 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है। कितना? 55 करोड़ रुपीस। अब इसी बात पे मेरे मन में एक सवाल आया, तुरंत बिना कैलकुलेट किए ये बताइए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? हम में से आधों को ये नहीं पता होगा कि 1 करोड़ में कितने जीरो है। 55 करोड़ का ड्रग्स ये पकड़ा गया है, ना जाने कितने अमाउंट में सर्कुलेट हो रहा होगा। सो ड्रग्स अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यूथ को, पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर रही है।
अब एक फेस्टिवल है जिसका पहली बार सेलिब्रेट किया गया, जिसका नाम है ज़ुआई कुत। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है कहां पे? आइजोल में। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिजोरम आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने, और साथ में कौन था? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, और ये सब लोग मिलके एक नया टाइप का फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है। और इसका कॉन्सेप्ट था यूनिटी थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करना। आप लोगों को पता है म्यूजिक फेस्टिवल्स के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये पहला सेलिब्रेशन है। क्या आप किसी और फेमस म्यूजिक फेस्टिवल का नाम बता सकते हैं? किसी और फेमस म्यूजिक फेस्टिवल का नाम बता सकते हैं आप लोग? एक तो अरुणाचल का ही बहुत ज्यादा फेमस म्यूजिक फेस्टिवल है, जिसके बारे में सेंट्रल लेवल पे भी सवाल पूछे गए और आपके एग्जाम में तो पूछे ही गए। बताइए किसी म्यूजिक फेस्टिवल का नाम। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जी हाँ। सो अब बात करते हैं। सो मिजोरम मणिपुर हमने कवर कर लिया है, अरुणाचल कवर कर लिया है, त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कसबेश्वरी मां टेम्पल के बारे में। तो इस टेम्पल को 17.66 करोड़ का फेसलिफ्ट मिलेगा फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एक तो टेम्पल का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। ये टेम्पल है इंडियन बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर में, कमला सागर वाले इलाके में, और सिपाही ज़ाला डिस्ट्रिक्ट में। ये 17.66 करोड़ का फंड लिफ्ट मिलके इसका जो रेनोवेशन किया जाएगा, इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जाएगा, तो ये रेनोवेशन के लिए किया गया है। अब बात आती है एडीबी। एडीबी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है जी? फिलीपींस में, मनीला में। कहां पे हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का? फिलीपींस, मनीला। फिलीपीन की कैपिटल क्या है बाय द वे? कोई बताएगा फिलीपीन की कैपिटल क्या है? फिलीपीन कौन से स्टेट, कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? बताएगा फिलीपींस की कोई कैपिटल क्या है? अगर नो कोई आइडिया नहीं है तो नो आइडिया लिख दीजिए। फिलीपीन की कैपिटल मनीला ही है। एशिया में लाई करता है, मनीला ही कैपिटल है, और इसकी करेंसी है पेसो। क्या है? पेसो, फिलीपीनी पेसो। तो जिनको नहीं पता है, मनीला ही कैपिटल है जो आपको दिख रहा है। नो आइडिया, सो गेट मनीला आइडिया। अपना एशिया में ही लाई करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया में ही लाई करेगा उसका हेडक्वार्टर। बड़ा ऑब्वियस सवाल है, ये ट्रिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। यूक्रेन की करेंसी कैपिटल याद कर लीजिएगा। बाकी आपको पता है पुतिन भाई साहब ने वैगनर ग्रुप के मुखिया को मरवा दिया है। पुतिन भाई साहब से जिसने दुश्मनी की है, पुतिन भाई साहब ने छोड़ा नहीं। सो ये 68 मेंबर इसको ओन करते हैं, जिसमें से 49 एशिया रीजन से आते हैं, यानी बाहर की कंट्रीज का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का शेयर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शेयर है, इसका सबसे बड़ा शेयर जापान का है और यूएस का है। इंडिया का भी 6.3% शेयर है, इसके पैसे इंडिया के लगे हुए हैं। इंडिया चौथा बड़ा शेयर होल्डर है। जापान, यूएस के बाद चाइना आता है, फिर इंडिया आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 5 बड़े शेयर होल्डर हैं, और इन पांचों की अगर हम शेयर होल्डिंग को मिला लें तो ये लगभग 50% बनता है। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिविटी, रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी पहुंचाना एशिया और पैसिफिक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, ये सारा इसका मेन एम है।
तो एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया, एडीबी। आप लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, उनके हेडक्वार्टर, उनकी क्या नाम है, फाउंडेशन ईयर याद कर लीजिएगा। एक यूएन, एक सार्क, एक ब्रिक्स, एक एडीबी, उसके अलावा एज ऑफ नाउ आई कैन रिकॉल, लेट मी रिकॉल, ब्रिक्स हो गया, यूएन हो गया, सार्क हो गया, एडीबी हो गया, एशियान, G7, G20, ये सारे आप लिख लीजिए, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आज में कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आज क्लास के बाद रात को सोने से पहले ये सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, आज ही में फिनिश कर लीजिएगा, कल तक कुछ मत रखिएगा, क्योंकि कल बहुत जरूरी काम से आपको सोना भी हो सकता है, या बहुत जरूरी काम से आपको कॉफी भी पीनी हो सकती है, टाइम वेस्ट होगा। तो आज क्लास के बाद यूएन, सार्क, ब्रिक्स, एडीबी, एशियान, G7, G20, WTO, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके फाउंडेशन के ईयर रट लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि कल आपके दिमाग से निकल जाएगा, टेंशन बहुत है, अलग अलग चीज, दुनियादारी की टेंशन बहुत है, तो दिमाग से उतर भी सकता है, और एक बार सो गए वैसे ही पूरी मेमोरी गायब हो जाती है। तो इसीलिए इनको याद कर लीजिएगा, इनमें से एक आधा सवाल बनेगा। बाकी सबका हेडक्वार्टर आपको पता है? G7 का आपने हेडक्वार्टर पूछा है, G7 का कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मैंने तो बस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे, जो उसकी होस्ट कंट्री होती है वही उसका हेडक्वार्टर होती है। जिस साल होस्ट कंट्री बदलती रहती है तो उसके हिसाब से हेडक्वार्टर बदलता रहता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक्चुअली में अलायंस है, जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इकलौता ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था, इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में, गुड़गांव गुरुग्राम में। हरियाणा में गुड़गांव में, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, नायरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? आप इस सवाल के साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। नायरोबी में हेडक्वार्टर किसका है? किसका है? यूनेप का? एनीवन एल्स? तो यूनेप का हेडक्वार्टर है केनिया, नायरोबी में, जैसा कि बिल्कुल किम जी ने परफेक्ट करेक्ट बोला। तो यूनेप इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी, केनिया में। केनिया में ही आपको नायरोबी देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों को थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो केनिया की कैपिटल है वही नायरोबी है। तो चलिए इसको यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप ज्यादा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लान करके पढ़िए। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अंधा निशाना मत मारिए, तुक्का देवता मारिएगा, लेकिन एग्जाम में थोड़ा बहुत ही मारिएगा। अभी प्लान कर लीजिए, अभी 20 दिन है, 20 दिन बहुत होते हैं। तो 20 दिन में अच्छी मेहनत करेंगे तो आपके 10 से 15 सवाल एक्स्ट्रा सही हो सकते हैं और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चाचा ताऊ रिश्तेदार मामा फूफा को भूल जाइए। अभी किसी से लड़ाई भी हो रखी है तो उसको बोलिएगा, मान लीजिए किसी पे बड़ा गुस्सा भी आ रहा है तो उसको बोलिएगा 18 को मिलना, 18 को मैं तुम्हारा मुंह फोड़ूंगा। ठीक है? कि कोई बहुत परेशान भी कर रहा है, सीधे बोलना 18 को मिलना, 18 को मैं तुम्हारा मुंह फोड़ूंगा। 18 को आप भूल जाएंगे,
एग्जाम पे फोकस करिएगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।